नमस्कार, शाम के 7 बज गए। आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूँ ऋचा अनुरुद्ध। सबसे पहले आपको आज देश भर की तमाम अहम खबरें बता दें। आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद की पत्नी स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर अरविंद केजरीवाल की सरकार एक बार फिर घिर गई है। इसे लेकर अब पार्टी की तरफ से सफाई का दौर शुरू हो गया है। वर्तमान अध्यक्ष बरखा शुक्ला का कार्यकाल 18 जुलाई को खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्किल इंडिया का शुभारंभ किया है। इसके तहत एक साल में 24 लाख युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा। उधर दिल्ली में एलजी हाउस के पास एक क्रिश्चियन स्कूल में 2 गार्ड्स की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस को शक है कि लूटपाट के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया है। गुड़गांव के एमजी रोड आज सुबह गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। कोर्ट के लिए अपने साथियों के साथ कार से जा रहे हत्या के एक आरोपी पर बीच सड़क पर फायरिंग कर दी गई। नेता अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी सारा तलाक लेना चाहती थी। सारा की मां ने एक नोट जारी कर यह खुलासा किया है। परिवार सारा की मौत की नए सिरे से जांच की मांग कर रहा है। उधर जम्मू के अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से बीएसएफ की पोस्ट और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई है। पाक की तरफ से की गई फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 स्थानीय नागरिकों के साथ एक जवान घायल हुआ है। खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वाति मालीवाल की। आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार एक बार फिर विवादों में घिर गई है। एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में फर्क क्या है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जन शिकायत सलाहकार स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है, लेकिन विवाद इस बात का है कि स्वाति आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नवीन जयहिंद की पत्नी भी हैं। आरोप लग रहे हैं कि अरविंद भी अब परिवारवाद की राह पर चलते हुए अपने सहयोगियों के परिवार के लोगों को मलाईदार पदों की रेवड़ी बांट रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बतौर जन शिकायत सलाहकार काम कर रही स्वाति बरखा शुक्ला सिंह के बाद दिल्ली महिला आयोग की कुर्सी संभालेंगी। स्वाति को जब सलाहकार नियुक्त किया गया था तब बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर अपने करीबी लोगों को सरकार में जगह देने का आरोप लगाया था। परिवारवाद के आरोपों पर पार्टी का कहना है कि स्वाति ना ही केजरीवाल की रिश्तेदार हैं और ना ही पार्टी की सदस्य हैं। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने क्या ये जीजाजी की परंपरा को ही तो आगे नहीं बढ़ाया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, लोग जानना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप किसी की योग्यता पे ही प्रश्न उठा रहे हैं। आप जानो तो स्वाति मालीवाल ने क्या किया है समाज के लिए। शर्म आती है जब ये लोग इस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। अरविंद केजरीवाल से दूर दूर तक स्वाति मालीवाल की कोई रिश्तेदारी नहीं है। 23 साल की स्वाति इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कोर कमेटी की सबसे युवा सदस्य रही हैं। स्वाति 2006 से केजरीवाल के एनजीओ परिवर्तन के साथ भी जुड़ी रही हैं। खुद को परिवारवाद से मुक्त बताने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार का ये फैसला ज्यादातर लोगों के गले नहीं उतर रहा है और सोशल मीडिया पर आज जमकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। लेकिन इसी विवाद के बीच केजरीवाल ने तंज भरे ट्वीट में अपने जन शिकायत सलाहकार स्वाति मालीवाल से अपना रिश्ता बताया है। मीडिया और विरोधी नेता आरोप लगा रहे हैं कि स्वाति मेरे रिश्ते की बहन है। ये पूरी तरह से गलत है। मेरा उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वैसे कुछ चैनल के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वो मेरे चाचा की साली के जीजा की भतीजी के ससुर की भांजी के भतीजे की साली के भाई की बेटी है। और अब खबर दिल्ली डबल मर्डर की। दिल्ली यूनाइटेड क्रिश्चियन स्कूल में गार्ड के तौर पर तैनात 32 साल के सुनील, 26 साल के अनिल की हत्या से लोग सकते में हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूल का ताला टूटा हुआ पाया। पुलिस को शक है कि लूटपाट के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया। पिछले कुछ समय से क्रिश्चियन स्कूल्स में हुई इस तरह की घटनाओं के बाद अचानक एक और स्कूल में हुए दोहरे हत्याकांड ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। इस परिवार का दर्द समझना मुश्किल नहीं है। 2 जवान बेटों की हत्या कर दी गई है। दिल्ली यूनाइटेड क्रिश्चियन स्कूल में अनिल और सुनील गार्ड के तौर पर काम करते थे। दोनों के हाथ पांव बंधे हुए थे। सुनील की लाश चारपाई पर पड़ी मिली, जबकि अनिल की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। अनिल के मुंह में कपड़ा भी ठूसा गया था। इन्हीं का एक स्टाफ मेंबर जो कि सुबह स्कूल खोलने आता है और चौकीदार उनको चाबी देने जाते हैं। चौकीदार आज चाबी देने नहीं आए तो जो स्कूल का स्टाफ यहाँ पे पहुंचा, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि लूट के इरादे से इनकी हत्या की गई है, क्योंकि स्कूल से 40,000 रुपए भी चोरी हुए हैं। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया।
और खबर गुड़गांव से। साइबर सिटी गुड़गांव का एमजी रोड आज गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। सुबह करीब 8:30 बजे गुड़गांव के सेंट्रल मॉल के सामने गैंगस्टर राकेश अपने साथियों के साथ कोर्ट की तारीख पर जा रहा था, तभी पीछे से सेंट्रो में सवार युवकों ने उसकी एसयूवी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गुड़गांव के बेहद बिजी एमजी रोड पर सेंट्रो कार में सवार बदमाशों ने एक एसयूवी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद बेकाबू हुई एसयूवी एक ऑटो पर चढ़ गई। इससे ऑटो में सवार 2 लोग घायल हो गए और ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इस घटना में बाल बाल बचे गैंगस्टर राकेश से लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी ने गुड़गांव पुलिस की कार्यशैली की पोल खोल के रख दी है। इस ताबड़तोड़ फायरिंग ने साबित कर दिया है कि बदमाशों के दिलों में खाकी का खौफ अब खत्म हो चुका है। और खबर मुंबई ब्लास्ट से जुड़ी। 1993 में मुंबई एक के बाद एक 13 धमाकों से गूंज गई थी, जिसमें 257 लोग मारे गए थे। अब 22 साल बाद इस केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। मौत की सजा पा चुके दोषी याकूब मेनन को फांसी पर लटकाया जा सकता है। खबर है और सूत्रों की अगर माने तो नागपुर जेल में 30 जुलाई को याकूब को फांसी दी जा सकती है। हालांकि याकूब ने क्यूरेटिव याचिका दायर की है और यही इसकी आखिरी आज़मी है। जिस दिन का इंतजार पूरा देश कर रहा था, वो दिन करीब आ रहा है। 1993 बम धमाके में दोषी याकूब मेनन को आगामी 30 जुलाई को सुबह 7 बजे नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी जा सकती है। टाडा कोर्ट ने 27 जुलाई 2007 को आपराधिक साजिश का दोषी करार देते हुए सजाए मौत सुनाई थी। टाडा कोर्ट के फैसले के खिलाफ याकूब ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक अपील की थी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। फांसी का जो दिन कौन सा है और कहां तक तैयारियां पहुंची सरकार की तरफ से? That is not yet decided. It will be soon communicated as soon as it is finalized. नागपुर जेल प्रशासन ने फांसी देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। याकूब के स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। वहीं याकूब की फांसी की तारीख की खबर मीडिया में लीक होने के बाद सियासत शुरू हो गई है। सरकार की तरफ से एप्लीकेशन करते वक्त ये विचार करने की आवश्यकता थी कि जब इतने महीने साल रुक गए हैं आप और 21 तारीख को उच्चतम न्यायालय के सामने उसकी मैटर आ रही है, तो आप 22 तक रुकते, उसके बाद जो भी करना था करते। गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर कोई ऐसा कदम न उठा सके। लेकिन साथ साथ 21 जुलाई का महाराष्ट्र की सरकार को इंतजार करना चाहिए था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। अखनूर सेक्टर के गटखाल और कानाचक सेक्टर में सीमा पर गोलीबारी की गई है और इस बार पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है, जिसकी वजह से एक महिला की मौत हो गई और बीएसएफ जवान समेत 3 लोग घायल हो गए। कुछ समय पहले लोग धान की रोपाई कर रहे थे, लेकिन अभी खेत वीरान है। सीमा पार से जारी फायरिंग के चलते अखनूर सेक्टर और कानाचक सेक्टर में लोग दहशत में हैं। पाकिस्तान ने बीएसएफ की 3 पोस्टों को टारगेट किया और 4 गांवों में मोटार शेल दागे। बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की। अखनूर से लोग जम्मू से आ रहे हैं, वो सभी गढ़खाल में रुके हुए हैं। गढ़खाल के पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर रुके हुए हैं। तो इधर वाले इधर रुके हैं, उधर परगवाल में रुके हैं। वहीं एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री 17 जुलाई को जम्मू पहुंच रहे हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 दिन पहले अगवा किए गए 4 जवानों की हत्या कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पुलिसकर्मियों की हत्या को कायराना हरकत करार दिया है और उन्होंने कहा है कि यह हरकत प्रशासन की कार्रवाई से नक्सलियों में पैदा हो रही हताशा को दिखाता है। इन चारों कांस्टेबल के शव बुधवार को बीजापुर के बुधमा गांव के करीब सड़क पर पड़े मिले। दरअसल चारों की हत्या कर नक्सली सड़क पर शव फेंक गए। 2 दिन पहले सोमवार को हथियारबंद नक्सलियों ने बस में सफर करते वक्त कुटरू से इनका अपहरण कर लिया था। घटना के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस भी हरकत में आ गई थी, लेकिन पुलिस वालों का कोई सुराग नहीं मिला था। इनकी भूमिका को देखते हुए कि ये बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले गए, ये उनकी कायराना करतूत है। क्योंकि एक निहत्थे जवानों को उतार लेना, उनको लेके जाना, किडनैप करके हत्या करना, ये कोई भी रेवोल्यूशन नहीं कहा जा सकता। पुलिस वालों के शव मिलने की खबर के बाद पुलिस दल को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है और दोषी नक्सलियों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। निहत्थे लोगों को जिस प्रकार बस से उतारा गया, निर्मम हत्या की गई, ये बताते हैं कि सिर्फ आतंक फैलाकर उस क्षेत्र में एक प्रकार से लोगों को डराना धमकाना है। और हम सब ने हमेशा आग्रह भी किया है कि उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो काम हो रहा है उस पर अवरोध न हो। और खबर उत्तर प्रदेश से। मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा सिंह की मौत में एक और खुलासा हुआ है। सारा की मां सीमा सिंह ने एक नोट जारी किया है, जिसके मुताबिक सारा अपने पति अमरमणि के बेटे अमरमणि से तलाक लेना चाहती थी। सारा के परिवार ने पूरे मामले को साजिश करार देते हुए पूरी घटना की नए सिरे से जांच की मांग की है।
सारा की मां का दावा है कि ये नोट सारा का लिखा है। इस नोट में साफ तौर पर लिखा है कि सारा के रिश्ते उसके पति अमन मणि के साथ ठीक नहीं थे। नोट में पहले अमन मणि का नाम लिखा गया है, फिर इसे काट दिया गया है। फिर नोट में 15 मई को तलाक की अर्जी दाखिल करने का जिक्र है। सारा की मां सीमा ने लखनऊ में एसएसपी से मिलकर इस मामले से जुड़े कई और दस्तावेज सौंपे। पूरा विश्वास है कि उसकी हत्या की गई। ये सेंटेंस इस बात का को शो करता है कि उसका मर्डर हुआ है डेफिनेटली। परिवार पहले दिन से ही सारा की मौत को हत्या बता रहा है। परिवार ने सारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी कई सवाल उठाए थे। सारा की मां सोमवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और डीजीपी से मिलकर पुलिस जांच की मांग कर चुकी हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा में लगे एक सिक्योरिटी गार्ड को विदेशी महिला द्वारा थप्पड़ मारने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के 3 दिन बाद महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना नई दिल्ली के WWF ऑडिटोरियम के बाहर की है, जहां एक किताब की लॉन्चिंग में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए हुए थे। ये महिला देर से आई, इसको अंदर जाने से सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि रोके जाने के बाद महिला गुस्सा हो जाती है और गार्ड को थप्पड़ मार देती है। महिला ने पहले सिक्योरिटी गार्ड को उसकी नौकरी छीनने की धमकी दी। इसके बाद वो कुछ देर तक अपना फोन चलाती रही, किसी को फोन करने की कोशिश करती रही। और घटना के बाद मौके पर मौजूद एक दूसरे व्यक्ति ने महिला को समझाया और माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन महिला ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। खबर उड़ीसा से, जहां के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तारा दत्त की पत्नी इंदुलता दास ने राज्य महिला कमीशन का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने पति पर उन्हें टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। महिला कमीशन के सामने उन्होंने इस संबंध में शिकायत दर्ज की है। 57 साल की इंदुलता दास महिला आयोग के दफ्तर अपने पति के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची। उन्होंने अपने पति और ओडिशा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से जान का खतरा बताया। इंदुलता के मुताबिक इसी वजह से वो पति से अलग घर में रह रही हैं। इंदुलता दास के मुताबिक इस संबंध में दिसंबर में उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हारकर उन्हें महिला आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मुझे लगा कि मेरे पति का किसी दूसरी स्त्री के साथ संपर्क है और घर के अंदर मैंने इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की। जब नहीं हो पाया तो न्याय के लिए मुझे आना पड़ा बाहर महिला कमीशन में। महिला कमीशन के अध्यक्ष लोपामुद्रा बख्शीपात्र ने शिकायत सही होने पर कार्रवाई का भरोसा दिया। बता दें, पिछले विधानसभा सत्र में भी विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया था। सच जो भी हो, लेकिन अपने काम की वजह से पहचान बनाने वाले 1983 बैच के आईएएस तारा दत्त की साख पर बट्टा जरूर लगा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज 7 RCR पर नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कई राज्यों के मंत्रियों ने शिरकत की, लेकिन कांग्रेस शासित 9 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंचे। कांग्रेस के इस कदम को मॉनसून सत्र से पहले सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उधर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता भी बैठक में शामिल नहीं हुई। यही नहीं, भूमि बिल पर आपत्ति जता रही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इसमें शामिल नहीं हुई। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार बैठक में पहुंचे और पीएम मोदी से गर्मजोशी से मिले। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक सहित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों के साथ विचार करने के लिए ये बैठक बुलाई थी। बैठक में गरीबी, स्वास्थ्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे मुद्दों पर भी विचार किया जाना था। कांग्रेस नेताओं ने इससे पहले कहा था कि पार्टी के मुख्यमंत्री इस बैठक में भाग नहीं लेंगे, ताकि सरकार को विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक के साथ आगे बढ़ने से रोका जा सके। बहुत बड़ा सुझाव मुख्यमंत्रियों का था कि केंद्र प्रयास करे कि एक आम राय बनेगी और एक कंसेंसस बनाने का प्रयास करे, लेकिन राज्य इंडेफिनेटली उस कंसेंसस की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। और अगर आप कंसेंसस से नहीं इसको पारित करवा सकते तो फिर केंद्र राज्यों पे छोड़ दे। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन की भी शुरुआत कर दी। स्किल इंडिया मिशन के तहत एक साल में 24 लाख लोगों को स्किल बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज विश्व भारत की तरफ देख रहा है और भारत विश्व की वर्कफोर्स की जरूरत को पूरा कर सकता है, क्योंकि भारत युवा देश है और हमें इस दिशा में अभी से कदम आगे बढ़ाने चाहिए। साथ ही उन्होंने इस मौके पर विदेश में नाम रोशन करने वाले कुछ ITI छात्रों को सम्मानित किया और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह पिछली सदी IIT की थी, आने वाला वक्त ITI का होगा।
पिछली शताब्दी में दुनिया के अंदर हमने आईआईटी के माध्यम से विश्व में अपना नाम बनाया। दुनिया ने हमारे आईआईटी को एक अच्छी इंस्टीट्यूशंस के रूप में स्वीकार किया। हमें गर्व है इस बात का। लेकिन इस शताब्दी में हमारी आवश्यकता है आईटीआई की। अगर पिछली शताब्दी में आईआईटी ने दुनिया में नाम कमाया तो इस शताब्दी में हमारी छोटी 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 आईआईटी की इकाइयां ये दुनिया में नाम कमाएं, ये सपना लेकर के हम आगे बढ़ना है। चलिए आपको बहुत दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं एकता में कितनी ताकत होती है उसकी। महाराष्ट्र के राहुरी में एक ट्रक के नीचे दबे आदमी को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने मिलकर उस ट्रक को ही पलट दिया। लोगों के साथ पुलिस वाले भी इसमें शामिल हुए। देखिए इन दिलचस्प तस्वीरों में। और सब ने हिम्मत करके कोशिश से इस आदमी की जान बचा ही ली। खबर राजस्थान से, जहां बीकानेर में पानी की कमी को लेकर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। महिलाएं एकजुट होकर पेयजल आपूर्ति कार्यालय पहुंची और हंगामा किया वहां पर। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ भी महिलाओं की एकता शक्ति दिखाई दे रही है। इस दौरान महिलाओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर पेयजल आपूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया।